Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करेंगे। चैप्टर 38 यानी 1947 से 1964 के बीच जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का विकास। हमारा मकसद है इस दौर की जरूरी बातों को यूपीएससी प्रिपरेशन के लिहाज से समझना, वो इनसाइट्स जो आपको इन्फॉर्म्ड रखें। मैं हूं आपका होस्ट और मेरी कोशिश रहेगी कि हम इन घटनाओं के पीछे के क्यों को समझें, मतलब उनकी हिस्टोरिकल रूट्स क्या थीं, वैचारिक नींव क्या थी और भारत पर उनका लॉन्ग टर्म असर, खासकर मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और मैं हूं आपकी साथी होस्ट। मेरा ध्यान रहेगा क्या पर, यानी वो फैक्ट्स, डेट्स और डिटेल्स जो प्रीलिम्स के लिए क्रूशल है। कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ सतह पर ना रहें, बल्कि थोड़ा गहरे उतरकर चीज़ों को समझें, शायद कुछ सवाल भी उठाएं। बिल्कुल। तो चलिए आज़ाद भारत के उन शुरुआती तूफानी सालों की चुनौतियों और उपलब्धियों को परखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेहरू युग ने आधुनिक भारत की नींव कैसे रखी। और हाँ, यूपीएससी के पिछले सालों के सवालों की रोशनी में इसे देखते चलेंगे। चलिए इसको समझते हैं। आज़ादी मिली, पर साथ में विभाजन का जख्म भी। भारत के सामने तब सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और नेहरू सरकार ने उनसे कैसे लोहा लिया। यूपीएससी मेंस के लिहाज से यह सवाल बनता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मौजूद तत्कालीन चुनौतियों, खासकर रियासतों के एकीकरण में नेहरू सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। सोचिए जरा, बंटवारे की त्रासदी थी, भयानक सांप्रदायिक दंगे थे, लाखों बेघर शरणार्थी थे। ये संकट अभूतपूर्व था। बिल्कुल। और अगर प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो विभाजन की सीमा तय करने के लिए रैडक्लिफ कमीशन बना था। सर सिरिल रैडक्लिफ अध्यक्ष थे। और कमाल की बात यह है कि उन्हें पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सिर्फ 6 हफ्तों में ये मुश्किल काम करना था। जाहिर है धार्मिक आबादी मुख्य आधार थी, पर नदियां, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आर्थिक वायबिलिटी जैसे फैक्टर्स भी थे। इससे कई दिक्कतें आईं। नतीजा, पश्चिम पंजाब पाकिस्तान को मिला करीब 62,000 वर्ग मील, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, और पूर्वी पंजाब भारत को करीब 37,000 वर्ग मील, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग। बंगाल का भी इसी तरह बंटवारा हुआ। और ये जो शरणार्थी संकट था, उसकी भयावहता कम करने की एक कोशिश थी 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट। इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, अगवा की गई महिलाओं की वापसी और पुनर्वास की बात थी। हालांकि जमीनी हकीकत ये थी कि ये समझौता शरणार्थियों में पूरी तरह विश्वास बहाल नहीं कर पाया। सही बात है। और दूसरी बड़ी चुनौती वो थी लगभग 560 रियासतें। उन्हें भारत में शामिल करना ये कोई आसान काम नहीं था। हाँ बिल्कुल। नेहरू और खासकर सरदार पटेल की नीति बिल्कुल साफ थी। देश की एकता सबसे ऊपर है। ज्यादातर रियासतें तो मान गई, पर कुछ ने, जैसा कि अक्सर होता है, अड़ंगा लगाया। हाँ, जैसे जूनागढ़। वहां नवाब साहब पाकिस्तान जाना चाहते थे, पर आबादी ज्यादातर हिंदू थी और भारत के पक्ष में। तो वहां जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराया गया और नतीजा भारत के हक में आया। अच्छा। हैदराबाद का मामला थोड़ा अलग था। निजाम एक आज़ाद रियासत चाहते थे। नवंबर 1947 में भारत के साथ स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट भी साइन किया। लेकिन जब निजाम की पुलिस और रजाकारों की हिंसा बढ़ी तो सितंबर 1948 में भारत ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन कहा गया। हाँ, पुलिस एक्शन। आखिरकार नवंबर 1949 में हैदराबाद पूरी तरह भारत में शामिल हो गया। और कश्मीर? और कश्मीर, वो तो आज तक एक पेचीदा मुद्दा है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अक्टूबर 1947 में तब दस्तखत किए जब पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने हमला कर दिया था। भारत ने फौरन सेना भेजी, लेकिन मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हो गया। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे हम पीओके कहते हैं। तो ये शुरुआती साल सचमुच अग्नि परीक्षा के साल थे। विभाजन, शरणार्थी, रियासतें, इन सब ने भारत की अंदरूनी मजबूती और बाहरी रिश्तों की दिशा तय कर दी।
इन चुनौतियों से निपटना ही उस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हाँ, प्रीलिम्स के लिए रैडक्लिफ कमीशन, नेहरू लियाकत पैक्ट 1950, जूनागढ़ प्लेबिसाइट, हैदराबाद पुलिस एक्शन 48, विलय 49, कश्मीर विलय अक्टूबर 47, यूएन सीज़फायर जैन 49, ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मेंस के लिए इन चुनौतियों का स्वरूप और नेहरू पटेल की एकीकरण नीति का एनालिसिस जरूरी है। अच्छा, देश की सीमाएं तो तय हो गई, लेकिन अब इसे चलाना कैसे था? यानी आजाद भारत का संविधान कैसे बना? ये यूपीएससी मेंस के लिए एक बेहद अहम सवाल है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उसके पीछे के दर्शन पर चर्चा करें, खासकर नेहरू और अंबेडकर की भूमिका के संदर्भ में। इसकी शुरुआत हुई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत बनी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। हाँ, और यहाँ कुछ की फैक्ट्स ध्यान देने लायक हैं। संविधान सभा सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। शुरू में 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश भारत से, 93 रियासतों से। विभाजन के बाद संख्या कम हो गई। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, हाँ। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, इसने संविधान की आत्मा, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए। संविधान के सलाहकार थे डॉक्टर बीएन राव। और ड्राफ्ट तैयार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कमेटी यानी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बीआर अंबेडकर। उनका योगदान संविधान के निर्माण में केंद्रीय था, मतलब सेंट्रल था। बिल्कुल। संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, काफी समय लगा। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो पहले ही 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान तो बन गया, लेकिन असली परीक्षा थी लोकतंत्र को जमीन पर उतारना। और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान था पहला आम चुनाव। जरा सोचिए, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता और बहुत बड़ी आबादी जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। ये एक जबरदस्त चुनौती थी। बिल्कुल। इसके लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन बनाया गया और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सुकुमार सेन, हाँ। मतदाता कितने थे? लगभग 17.3 करोड़ और इनमें से करीब 85% निरक्षर थे। विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों का पंजीकरण भी एक टेढ़ी खीर थी। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह यानी सिंबल्स दिए गए। उस वक्त ये चिन्ह अलग अलग पार्टियों के लिए बने मतपेटियों, बैलेट बॉक्सेस पर चित्रित किए जाते थे। अच्छा, हाँ, वो पेटियों पे निशान होते थे। हाँ, बाद में मतपत्रों पर चिन्ह छापने का सिस्टम आया। पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक कई महीनों में हुए। करीब 45.7% लोगों ने वोट डाला, जो उस समय के हिसाब से काफी अच्छा टर्नआउट था। महिलाओं की भागीदारी करीब 40% रही। ये भी एक अहम बात है। बिल्कुल। नतीजे: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने जबरदस्त जीत हासिल की। लोकसभा की 49 सीटों में से 364 सीटें जीती। वोट मिले लगभग 45%। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), 16 सीटों और करीब 3.3% वोटों के साथ। सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें, लगभग 10.6% वोट मिली और भारतीय जनसंघ (बीजेएस) को 3 सीटें। इन चुनावों का महत्व सिर्फ सरकार बनाना नहीं था, इसने भारत में लोकतंत्र की जड़ें जमा दी। जी। दुनिया को दिखाया कि गरीबी, निरक्षरता और विशालता के बावजूद लोकतंत्र कामयाब हो सकता है। ये नेहरू युग की एक बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बातें हैं: संविधान सभा की प्रमुख तारीखें, सदस्य, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, अंबेडकर और राव की भूमिका, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और पहले चुनाव के आंकड़े। और मेंस के लिए संविधान निर्माण का दर्शन और पहले चुनावों की चुनौतियों और महत्व का एनालिसिस जरूरी है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की।
आज़ादी के समय भारत एक बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ देश था। नेहरू का मानना था कि इस स्थिति से निकलने के लिए प्लान डेवलपमेंट यानी नियोजित विकास जरूरी है। यूपीएससी मेंस में अक्सर ये सवाल आता है। नेहरू के मिश्रित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित विकास मॉडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसी सोच के तहत मार्च 1950 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बनाया गया। ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता था, हालांकि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। हाँ, और योजनाओं को अंतिम मंजूरी देने के लिए अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी बनी। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते थे। अच्छा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। इसका मेन फोकस था कृषि, सिंचाई और ऊर्जा। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बांधों पर बहुत पैसा लगाया गया। भूमि सुधारों की बात भी हुई, पर जमीन पर उनका असर बहुत सीमित रहा। दूसरी योजना 1956 से 61 ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल, हाँ। इसने तेजी से औद्योगिकरण, खासकर भारी और बुनियादी उद्योगों जैसे स्टील, मशीनरी पर जोर दिया। ये समाजवादी पैटर्न, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लक्ष्य को दिखाता था, जिसे कांग्रेस ने 1955 के अवार्डी सेशन में अपनाया था। अच्छा, अवार्डी सेशन। हाँ, विदेशों से आयात कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति अपनाई गई और आयात पर भारी टैक्स लगाए गए। तीसरी योजना 1961 से 66 का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को महत्व दिया गया, लेकिन ये योजना 1962 के चीन युद्ध और 1965-66 के सूखे की वजह से बुरी तरह नाकाम रही। तो भारत ने जो मॉडल अपनाया उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। इसका मतलब था कि इसमें सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर और निजी यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका होगी। हाँ, दोनों होंगे। खेती, व्यापार, ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स उद्योग निजी हाथों में रहे, लेकिन भारी उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई। मकसद था समाजवादी लक्ष्यों को पूंजीवादी ढांचे के अंदर हासिल करना। लेकिन क्या इस हैवी इंडस्ट्री फोकस ने एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया, जैसा कुछ क्रिटिक्स कहते हैं? क्योंकि खाद्यान्न संकट तो बाद में बढ़ा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है। आलोचक बिल्कुल कहते हैं कि कृषि की अनदेखी हुई, जिससे भारत को अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ा। कुछ ने इसे शहरी पूर्वाग्रह यानी अर्बन बायस वाला मॉडल भी कहा। इसी दौर में लाइसेंस परमिट राज की नींव पड़ी, जिसने नौकरशाही को बहुत ताकतवर बना दिया और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला। पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी और प्राइवेट सेक्टर पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल भी आलोचना के बिंदु रहे। हाँ, आलोचनाएं अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि इसी दौर में भारत का इंडस्ट्रियल बेस तैयार हुआ। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में बड़े सरकारी स्टील प्लांट लगे। हाँ, स्टील प्लांट्स। तेल रिफाइनरियां बनी। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HMT, सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जैसे कई बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU स्थापित हुए। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी निगम, DVC, हीराकुंड जैसे बड़े बांध बने, जिनसे सिंचाई और बिजली उत्पादन में मदद मिली। तो संक्षेप में नेहरू का विकास मॉडल प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजनाओं और मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित था। इसने औद्योगिक आधार तो बनाया, पर क्या कृषि की कीमत पर? यह बहस आज भी जारी है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए योजना आयोग, NDC, तीनों योजनाओं के मॉडल और फोकस, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब और प्रमुख बांधों PSUs के नाम जरूरी हैं। बिल्कुल। और मेंस के लिए इस मॉडल की उपलब्धियों और सीमाओं का क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, जैसे कृषि बनाम उद्योग, लाइसेंस राज, PSU इनएफिशिएंसी। अच्छा, नेहरू का जोर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं था। वो भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी आगे ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि आधुनिक भारत के लिए वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर जरूरी है। UPSC मेंस में पूछा जा सकता है, नेहरू युग के दौरान भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण में की गई पहलों के महत्व का आकलन करें।
बिल्कुल। इसी सोच के तहत 1948 में डॉक्टर होमी जे भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC बना। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE सीधे प्रधानमंत्री के अधीन बनाया गया। फिर 1962 में बनी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इंकोस्पार, जिसने आगे चलकर इसरो का रूप लिया। इसी साल केरल के थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित हुआ। रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के तहत देश भर में नेशनल लेबोरेटरीज का जाल बिछाया गया। और हाँ, 1955 से 1962 के बीच धीरे धीरे डेसिमल कॉइनेज दशमलव सिक्का प्रणाली और मीट्रिक सिस्टम मीट्रिक प्रणाली लागू की गई। हाँ, वो डेसिमल और मीट्रिक सिस्टम, जिससे लेन देन और मापतौल में मानकीकरण आया, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। सही है। SNT के साथ साथ सामाजिक मोर्चे पर भी बड़ी चुनौतियां और बहसें थीं। एक बड़ा मुद्दा था भाषा का। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जबरदस्त बहस हुई। हाँ, हुई थी। गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण भारत से इसका कड़ा विरोध हुआ। आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया। देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ। तय हुआ कि संविधान लागू होने के 15 साल तक यानी 1965 तक अंग्रेजी का इस्तेमाल भी सरकारी कामों के लिए जारी रहेगा। संसद को अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो बाद में भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। संविधान की 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया। 8 शेड्यूल। राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की छूट मिली। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 और उसके 1967 के संशोधन से हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चितकाल के लिए जारी रखा गया। स्कूलों के लिए त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सुझाया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हाँ। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा प्रेफरेबली दक्षिण की, और गैर हिंदी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन इसका अमल खासकर उत्तर भारत में ठीक से नहीं हुआ और ये विवादित रहा। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो आजादी के समय स्थिति बहुत खराब थी। साक्षरता दर बहुत कम थी। हाँ, 1951 में लिटरेसी रेट सिर्फ 16.6% था, बहुत कम। लेकिन अगले 10 सालों में 1961 तक स्कूलों में लड़कों का नामांकन 2 गुना और लड़कियों का 3 गुना हो गया। ये तो अच्छी प्रगति थी। हाँ, 1947 में जहां 18 विश्वविद्यालय थे, वहीं 1964 तक उनकी संख्या 54 हो गई। महिला शिक्षा के ऐतिहासिक प्रयासों में बेथ्यून स्कूल 1849 का नाम आता है और नेहरू युग में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। IITs जैसे उच्च तकनीकी संस्थान भी स्थापित किए गए। और एक गहरी सामाजिक चुनौती थी जातिगत भेदभाव। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था। वो जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना चाहते थे। संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया, आर्टिकल 17, और दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन सामाजिक बराबरी लाना एक लंबी लड़ाई थी, जो नेहरू के समय भी जारी रही और आज भी है। बिल्कुल। तो इस दौर में SNT में नींव रखी गई। AEC, इंकोस्पार, CSIR, भाषा का जटिल मुद्दा सुलझाने की कोशिश हुई। ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, शिक्षा का प्रसार हुआ और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक कदम उठाए गए। हाँ, ये सभी पहलू मेंस एनालिसिस के लिए अहम है। प्रीलिम्स के लिए संस्थाओं के नाम, स्थापना वर्ष, आर्टिकल 17 जैसी बातें महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं विदेश नीति पर। आजादी के समय दुनिया कोल्ड वॉर में बटी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। नेहरू ने फैसला किया कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। UPSC मेंस का ये एक पसंदीदा सवाल है। नेहरू के तहत भारत की गुट निरपेक्ष नीति के मूल सिद्धांतों और शीत युद्ध के युग में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें। भारत नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से था। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। अच्छा, ये अलग है। हाँ, तटस्थ देश लड़ाई में किसी का पक्ष नहीं लेता और शांत रहता है। गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से मेरिट के आधार पर अपनी राय रखता है
और शांति की कोशिश करता है। ये आइसोलेशनिज्म यानी दुनिया से कटकर रहना भी नहीं है। नेहरू के साथ मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के टीटो जैसे नेता नैम के प्रमुख स्तंभ थे। हाँ, नासिर और टीटो। शुरुआत में चीन के साथ रिश्ते हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ काफी दोस्ताना थे। 1954 में तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धांत रखे गए। हाँ, पंचशील। ये 5 सिद्धांत प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। 2 अनाक्रमण, नॉन एग्रेशन। 3 एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 4 समानता और पारस्परिक लाभ। 5 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हाँ, ये सिद्धांत बाद में बांडुंग सम्मेलन 1955 में भी अपनाए गए, लेकिन 1959 में जब तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली तो रिश्ते बिगड़ने लगे। दलाई लामा का आना, हाँ। सीमा विवाद भी गहराया। चीन ने अक्साई चिन इलाके में सड़क बना ली, जिस पर भारत अपना दावा करता था। क्या पंचशील कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी था, मतलब जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए? ये सवाल बिल्कुल उठता है। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने पंचशील के आदर्शवाद और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर दिया। इसने भारत की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ रिश्ते तो शुरू से ही तनावपूर्ण रहे, जिसका मुख्य कारण कश्मीर विवाद और बंटवारे की कड़वाहट थी। 1947-48 में कश्मीर पर लड़ाई हुई। हालांकि नेहरू ने रिश्ते सुधारने की कोशिशें की, जैसे नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 और सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई। इंडस वाटर्स ट्रीटी, हाँ। लेकिन कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान का अमेरिकी सैन्य गठबंधनों सीटो और सेंटो में शामिल होना तनाव का बड़ा कारण बना रहा। दूसरे पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर थे। भूटान के साथ 1949 में शांति और मित्रता संधि हुई, जिसमें भारत ने भूटान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का वादा किया और भूटान ने अपनी विदेश नीति में भारत की सलाह लेने पर सहमति जताई। अच्छा। नेपाल के साथ विशेष संबंध थे, पर वहां की अंदरूनी राजनीति कभी-कभी तनाव लाती थी। श्रीलंका से रिश्ते ठीक थे, पर वहां तमिलों की स्थिति और भारतीय मूल के तमिलों की नागरिकता का मुद्दा चिंता का सबब था। बर्मा, म्यांमार से भी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो नेहरू की विदेश नीति ने भारत को दुनिया में एक स्वतंत्र आवाज दी। नैम के जरिए तीसरी दुनिया के देशों को एक मंच मिला। लेकिन चीन युद्ध एक बड़ा झटका था, जिसने इस नीति की सीमाओं को दिखाया। हाँ, यहाँ याद रखने वाली बातें हैं। नैम, पंचशील के सिद्धांत, दलाई लामा शरण 1959, भारत चीन युद्ध 1962, सिंधु जल संधि 1960, भूटान संधि 1949। और मेंस के लिए नैम के सिद्धांत, पंचशील और चीन से रिश्ते, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसियों से संबंधों का मूल्यांकन जरूरी है। तो हमने देखा कि 1947 से 1964 का नेहरू युग स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाला एक निर्णायक दौर था। चुनौतियों का पहाड़ था, विभाजन, रियासतें, गरीबी, निरक्षरता। लेकिन उपलब्धियां भी कम नहीं थीं। एक लोकतांत्रिक संविधान, सफल चुनाव, नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत, वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना और दुनिया में एक स्वतंत्र पहचान। हाँ, ये सच है। पर यह भी सच है कि भाषा और राज्यों के पुनर्गठन पर तनाव बना रहा। जातिवाद एक गहरी समस्या रही, आर्थिक विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा और गरीबी एक बड़ी चुनौती बनी रही। बिल्कुल। विदेश नीति में भी पंचशील के बावजूद चीन से युद्ध हुआ, जो एक बड़ा सदमा था। सही कहा। ये वो दौर था जिसने आज के भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बनावट की दिशा तय की। इसकी सफलताओं और विफलताओं पर बहस आज भी जारी है। जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नेहरू युग की कौन सी संस्थाएं, नीतियां या विचार आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक या शायद सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, और क्यों? सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.